वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं जो है ईटीएफ, जिसमें बहुत ही कम रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो एक तरीके से मान लें आप रिस्क फ्री है। कोई भी नौसिखिया या ट्रेड से फ्रेंड आदमी भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे आज संजीव जी देंगे। थैंक यू। देखिए, ईटीएफ की बात हम क्यों करना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या था, काफी लोगों के हमारे पास फोन आ रहे थे। लास्ट में हमने जब वीडियो बनाई थी ईटीएफ के लिए, तो लोगों के जिस तरह के फोन आ रहे थे, लोग कहते हैं कि उनको इक्विटी में भी लॉस ले रहे हैं जी। जबकि मैं समझता हूँ कि शेयर मार्केट सेफेस्ट इक्विटी, ठीक है, लेकिन लोग उसमें भी लॉस उठा रहे हैं। तो वो लोग चाह रहे थे कि मतलब कोई ऐसा कुछ सेगमेंट्स हम उन्हें बताएं जिसमें एक वो लॉस के चांसेस ना के बराबर हो। देखिए, शेयर मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें लॉस 100% लॉस ना हो। ऐसा तो खैर कहीं भी संभव नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि ईटीएफ में 99% लॉस के चांसेस नहीं है। तो वो लोग काफी टाइम से मुझसे कह रहे थे कि हम लोग इक्विटी में भी लॉस कर लेते हैं। तो मैं उनसे ही जानना चाहता इक्विटी में लोग लॉस कैसे कर लेते हैं। अब वो लॉस कैसे कर लेते हैं, मैंने जाना उनकी बात कि वो लॉस किस तरीके से कर रहे हैं। वो शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं जी, इंट्राडे करते हैं। अच्छा, इंट्राडे कर रहे हैं आप, शॉर्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक दिन से ऑप्शन टाइप का ही कर रहे हैं जी जी। हालांकि जीरो तो नहीं होता वो, लेकिन आप क्योंकि एक्चुअली जब आप इंट्राडे करते हैं तो सुबह जो भी सौदा आप बाई करते हैं उसे शाम तक आपको काटना होता है, 3:30 तक। तो उस समय जो भी प्रॉफिट या लॉस उसमें होता है वो आपको मिल जाता है। तो इसमें तो देखिए एक तरीके से ये गैम्बलिंग है, क्योंकि आप ही समझिए, कोई भी आपने ट्रेड करी, मार्केट दो ही तरफ जाता है, या तो बेरिश होगा या बुलिश होगा, है ना। तो अगर ऊपर उठ रहा है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर नीचे जा रहा है तो आपको लॉस मिल जाएगा। तो वो इस तरीके से लॉस कर रहे थे। दूसरा लॉस कैसे कर रहे थे वो, अब जैसे आप देख रहे होंगे, लगभग मैं समझ रहा हूँ 3 महीने से लगभग करेंटली मार्केट जो है वो नीचे चल रहा है यार इसे। हाँ, तो वो उसमें पेशेंस नहीं रख पा रहे, वो अपना जो भी अपना ट्रेड लिया उसको सेल करके निकल जाते हैं, फिर वो लॉस खा लेते हैं। देखिए, एक चीज तो मैं साफ बता दूं कि जो इक्विटी है, इसमें जब हम ट्रेड करते हैं तो हम इसमें ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों करते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए करते हैं, अब किसी कंपनी का शेयर है, उसे कोई प्रोजेक्ट मिला, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, समय के संग संग वो बढ़ेगा। आप किसी भी अगर किसी भी अच्छी कंपनी, रेपुटेड कंपनी का आपको स्टॉक उठा के देखेंगे, तो अगर आप उसका ईयरली जो रिटर्न देखेंगे वो 15 से 20%, 30%, 50% ऐसे मिलेगा आपको। बहुत से 100% भी रिटर्न है। लेकिन आप ये देखेंगे कि साल में जब आपने उसे बाई किया तो वो 3 महीने 4 महीने नीचे रहा, काफी नीचे रहा, ठीक है, काफी गिरा। लेकिन ओवरऑल अगर आप उसे देखेंगे तो वो प्रॉफिट में होगा। ऐसा होता नहीं होता नमित जी? होता है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग शुरू में ही उसको, जैसे आज बाई करा, तो उनकी कोशिश ये होती है कि आज बाई करके वो इसको कल प्रॉफिट ले लें या 10 दिन में प्रॉफिट ले लें। तो वो इस तरीके से अपना लॉस कर लेते हैं। अब ऐसा उनकी अपेक्षा के अनुसार उनको रिटर्न मिल नहीं पाता, तो वो लॉस बुक कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं उन साथियों को ईटीएफ सजेस्ट करना चाहूंगा। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। जितने भी इंडेक्स होते हैं इन पर हम पैसा लगाते हैं। ये तो ईटीएफ, ईटीएफ क्योंकि इंडेक्स फंड कभी नीचे नहीं जाने, मतलब नीचे मतलब जीरो नहीं होने, तो इसमें ईटीएफ में पैसा लगाना थोड़ा सा मतलब सेफेस्ट है। इसमें आप पैसा लगाएंगे ईटीएफ में तो शेयर मार्केट के मुकाबले एक तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा उससे कम होगा, लेकिन सेफेस्ट होगा, इसमें लॉस नहीं होगा। मिनिमम वॉलेटिलिटी क्या रहती है ईटीएफ? देखिए, वॉलेटिलिटी की बात बताऊं आपको मैं, ये इंडेक्स फंड के हिसाब से होता है ना। जैसे जैसे फंड्स बढ़ेगा उस हिसाब से ही होगा। अब ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है जैसे आपने निफ्टी का इंडेक्स देखा, निफ्टी 20 देखा होगा, जो भी इंडेक्स है ये, हाँ जो भी है, ये इंडेक्स फंड जितने भी होते हैं इनमें पैसा लगाते हैं लोग। क्योंकि इंडेक्स आपने देखा होगा, आज तक कहीं भी इंडेक्स कभी जीरो नहीं हुआ होगा कोई भी, और ना कभी कम हुआ होगा। इंडेक्स जीरो होने का मतलब तो है कि देश की जीडीपी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो सकता है। तो इंडेक्स, क्योंकि इसीलिए इंडेक्स में इजीली प्रॉफिट आप ले सकते हैं। इंडेक्स में आप पैसा लगाएं तो इंडेक्स में आपका आज घटेगा, कल घटेगा, परसों बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे आपने कोई भी एक फंड ले ली, आप ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए जी। जैसे मैं देख रहा हूँ कि 3-4 दिन से बैंक निफ्टी डेली कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या संभव है कि पूरे महीने गिरेगी? नहीं, ऐसा तो है, संभव नहीं है ना। कितना भी बड़ा क्राइसिस आता है, कितना भी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है,
उसके बाद भी वो हफ्ते 10 दिन बाद रिकवर कर जाती है। देखा जाए तो 11% गिर गई है, 11% गिरने का चांस लग रहा है। लेकिन अब मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो 20% भी गिर जाती है तो वो रिकवर करती है। आपने देखा होगा चुनाव के टाइम पे कितना गिरा था, मतलब हिस्ट्री था, अभी तक इतना गिरा नहीं कभी। ठीक है, वो तो खैर अनएक्सपेक्टेड, हाँ अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो भी रिकवर हुआ, वो भी रिकवर हुआ, तो अगले दिन रिकवर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जी? जैसे हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, सेम ऐसे ही ट्रेंड में ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में अलग सेगमेंट्स है, जैसे निफ्टी 20 मैंने बात करी, या आप कोटक की बात करी, कोटक 20 करके आता है, कई सारे मतलब जो है ट्रेड इसमें आप कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी क्या है, एक्चुअली इसकी ब्रोकरेज भी बहुत कम है। आप अगर देखेंगे तो इसकी ब्रोकरेज बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल फ्री है। ब्रोकरेज में डेली वो जो इंट्राडे वाली थोड़ी लगती होगी, जैसे 20 रुपए पर ना, इसमें आपको ना उस तरीके से लगती नहीं है, मतलब 20 रुपए से भी बहुत कम है। हम लोग ऑप्शन की जो ब्रोकरेज सबसे कम मानते हैं, किसी भी सेगमेंट्स में ऑप्शन से कम ब्रोकरेज किसी की नहीं है, लेकिन ईटीएफ की उससे भी कम है, आप देखें, ठीक है। और बल्कि कुछ तो ऐसे ऐप हैं जो बिल्कुल जीरो कराते हैं, फ्री देते हैं बिल्कुल। लेकिन ये है कि हम लोग अलग अलग उससे करते हैं, किसी की कुछ ब्रोकरेज है, किसी कुछ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईटीएफ में बिल्कुल ना के बराबर ब्रोकरेज है, क्योंकि ईटीएफ क्या है, एक तरीके से एक फंड है, बहुत बड़ा फंड है, जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा, देखा जाए तो ईटीएफ को जो लोग बैंक एफडी की तरह देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन इसका रिटर्न उससे ज्यादा है। किसी के पास कुछ लिमिटेड अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो वो जो अपना अमाउंट से ईटीएफ खरीद लिया और 3-4 महीने में उसका वेट करें, 5-6% बढ़ता तो उसे बेच दें, उसके बाद फिर दोबारा लगा दें। बिल्कुल, देखिए मैं इसमें एक इन्वेस्ट करने का तरीका बताना चाहूंगा आपको, बाकी तो सब अपने अपने स्तर से करेंगे जैसा आप करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा, बहुत सिंपल, बहुत इजी, जिस तरीके से आप लोग एक निश्चित प्रॉफिट और डेली इसमें ले सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए आपने कोई भी ईटीएफ फंड ले लिया, इसमें आपको क्या करना है, कोई भी ईटीएफ फंड आप पर डे ईटीएफ फंड खरीदिए जी। आपने निश्चित अमाउंट डाल लिया, मतलब मुझे आपने सोच लिया कि मुझे जो है 10 लाख रुपए लगाने हैं ईटीएफ में, 10 लाख रुपए लगाने हैं ईटीएफ में, तो आप पर डे 10,000 रुपए ईटीएफ लीजिए, आप 10,000 रुपए ईटीएफ इन्वेस्ट करिए, ठीक है। डेली एक ईटीएफ लीजिए, रिपीट मत करना। और ईटीएफ लेना कैसे है आपको, उस दिन का जो भी सबसे लोएस्ट ईटीएफ हो आप बोले, मतलब लोएस्ट का मतलब यह है कि आज जैसे मान लीजिए निफ्टी 20 बात करते हैं, अगर निफ्टी 20, हम जो बताना चाह रहे हैं बिल्कुल नौसिखिए लोगों के लिए बताना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पहला कदम ही शेयर मार्केट में पड़ा है, ये तो कैसे पहचानेंगे कि ये ईटीएफ अपने लोएस्ट पे आज। ईटीएफ देखिए, वैसे तो ईटीएफ में आप देखेंगे ऑनलाइन भी एप्लीकेशन है, आप उसमें एक योगेश करके है, वो उनका एक पूरा सिस्टम है। बहुत सारे लोग तो जो ईटीएफ के बारे में भी जानते भी नहीं है, जानते नहीं है, सही बात के बारे में पता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ऑप्शन के बारे में पता है। तो ईटीएफ में आप योगेश जी करके एक उस पर आता है, आप उसे सर्च कर सकते हैं, उनका पूरा ही एक एक्सेल पे शीट बनी हुई है, उसमें वो पर डे का दिखाते हैं कि ईटीएफ कितना गिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो उसमें आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, उसमें आप ये देखें सबसे मैक्सिमम लॉस किसमें हुआ है, किस ईटीएफ में हुआ है। अगर मान लीजिए कोई ईटीएफ 1% गिरा हुआ है, कोई आधा % गिरा हुआ है, कोई 1.5% गिरा हुआ है, तो जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है वो ईटीएफ आपको उस दिन बाई करना है। और आपको ये कब तक बाई करना है, आपको कंटिन्यू 3 महीने बाई करना है। आप 3 महीने लगातार 10,000 रुपए से बाई करें, तो आपने 3 महीने लगभग 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आप ऐसा समझिए। हाँ, थोड़े बहुत ज्यादा ऊपर आपने 10,000 रुपए हर पर डे आप कर रहे हैं, ठीक है, 10-11 तो मैं समझता हूँ कि 3 महीने में लगभग ये समझिए 4-24, मतलब करीबन 20-22 दिन तो ट्रेड होती है ना। 20 दिन आपने ट्रेड करी तो 3 महीने लगभग 60 दिन ट्रेड हो गई, ठीक है। अब 60 दिन बाद आप ये देखना शुरू करें कि कौन कौन सा ईटीएफ हमें 6% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है। अच्छा, अब आप उसको सेल करना शुरू करें, जो हमने 10,000 रुपए का पहले खरीदा था। हाँ, जो आपने खरीदा, अब आप ये देखिए, आपने एक 10,000 रुपए का अमाउंट लगाया, तो उस पर 6% जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मतलब ये हालांकि इससे बहुत ऊपर होगा, नहीं तो जरूरी थोड़ी कि सारे 6% ऊपर ही चले जाएंगे, 5 या 6% या 7। नहीं, मैं सारे की बात नहीं कर रहा, मैंने क्या बताया कि आप कंटिन्यू 3 महीने तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ में हमें लॉस भी हो सकता है, तो मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपने 3 महीने तक लगातार इन्वेस्ट करा, ठीक है। अब आप 3 महीने बाद देखना शुरू कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जी। आपने क्या करा, मान लीजिए आपने 60 फंड ले रखे हैं, ये 90 फंड ले रखे हैं 90 दिन में, तो 90 में ये संभव नहीं है कि सारे प्रॉफिट में हो, और सारे लॉस में हो, ये भी संभव नहीं है। अब आपने क्या देखना शुरू करा, इसमें हमें 6% से ऊपर रिटर्न कौन दे रहा है, तो ये 90 तरीके के ईटीएफ होंगे मार्केट में। नहीं, आप
मैंने क्या बताया, आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे डे का लॉस सबसे ज्यादा मेन चीज ये है, डे वाली चीज ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने देखा कि साहब ये लिया मैंने, अब इसमें मुझे 6% ऊपर प्रॉफिट मिल गया, मान लीजिए 10% मिल रहा है, किसी में 12 मिल रहा है, किसी में 6, मतलब जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो आप उसे सेल आउट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट डे नया खरीद ले, ऐसे कंटिन्यूस साइकिल बनी रहेगी आपकी प्रॉफिट की। और आप एक लगभग, अगर आप ये देख लीजिए 10,000 का आप 6% प्रॉफिट मिनिमम कमाते हैं तो 600 रुपए हो गया, महीने का आप 18,000 प्रॉफिट ले रहे हैं। 18,000 प्रॉफिट महीने का, 6% का मतलब हो गया कि अगर आप देखेंगे तो 12 छंग 72% आप प्रॉफिट ले रहे हैं, और ये संभव नहीं है किसी में भी। तो ईटीएफ में आप इस तरीके से निवेश करिए, क्योंकि ईटीएफ जो है आपके लिए तो रिस्की नहीं है भाई, रिस्की नहीं है। दूसरा, इसमें इन्वेस्ट करने से आप एक निश्चित प्रॉफिट इजीली ले सकते हैं। तीसरा ये है कि इसमें जीरो होने के चांसेस नहीं है। अच्छा, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है? देखिए म्यूचुअल कहेंगे बोले कि हम ईटीएफ तो ले, इतनी झंझट का काम क्यों करें, हम तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड्स में आप एक, जो भी लगभग म्यूचुअल फंड्स जितने भी हैं आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, एक वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आप एक अर्निंग के लिए कर रहे हैं, इनकम के लिए कर रहे हैं। भाई आप जो है इक्विटी में प्रॉफिट नहीं ले पा रहे तो आप इससे इस पर स्विच हो रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से ये है कि ईटीएफ जो है मैं आपको एक उसकी चॉइस दे रहा हूँ। नहीं, जबकि कुछ लोग जो है कुछ ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें वेल्थ बनानी है मार्केट के हिसाब से, अगर तुम ज्यादा नहीं जानते हो शेयर मार्केट के बारे में, भाई तुम ज्यादा ना तो टेक्निकल के बारे में जानते हो, ना जो है उसके कैसे अर्निंग कर रही कंपनी, इन सब चीजों पे से तुम अनजान हो, तो वो कहते हैं कि ईटीएफ में निवेश कर सकते हो आप। मार्केट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने बाद ऊपर तो जाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है कहते हैं कि आप ईटीएफ ले लो तो ईटीएफ मार्केट के साथ साथ ऊपर बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्यों ना जो है ईटीएफ को लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करा जाए? नहीं, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स को लोग क्यों कहते हैं, एक म्यूचुअल फंड्स में जो है, म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी का होता है, वो 20-30 कंपनी उठा के उसमें मैनेजर उसमें। म्यूचुअल फंड में ऐसा कि म्यूचुअल फंड में आपका ड्राइवर कोई और है। हाँ, वो ड्राइवर जो है आप खुद हो, ड्राइवर जो है वो आपकी जो कंपनी है उसका कोई भी मैनेजर हो सकता है, कोई भी आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता। बिल्कुल सही बात है। इसके ड्राइवर आप खुद ही है। बिल्कुल। तो क्यों ना ये ज्यादा बेहतर रहेगा? नहीं, ये बेहतर है उससे। ये एक्चुअली क्या है बताऊं आपको, जैसे लोगों को जिस चीज की धीरे जानकारी होती है लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक क्या था, सबसे पहले स्टार्टिंग लोग करते थे इक्विटी में, लोगों को शेयर मार्केट में ये पता था कि इस कंपनी के शेयर में लगाना है। फिर लोगों को पता चला ऑप्शन, फिर लोग ऑप्शन लगाने लगे। फिर लोगों ने ऐड देखना शुरू किया, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स। लोगों ने म्यूचुअल फंड्स लगाना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने एसआईपी सुनी, एसआईपी क्या होती है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है। ठीक है, ईटीएफ के बारे में जो अवेयरनेस भी कम है, कंपनी मैं बता रहा हूँ ना, वो ईटीएफ के बारे में कम बताती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड में इसलिए बताती है कि आम जनता का पैसा उनके पास आ जाए, वो उस पैसे से आपको कम लाभ देके खुद ज्यादा कमाए? देखिए एक चीज नमित जी, आप ये देखिए कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति अपना इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, ठीक है, तो उसने आपने जो भी उसे रिटर्न के लिए बाउंड कर दिया कि अब मैं इतना रिटर्न दूंगा या जो भी कुछ है। ठीक है, पहले तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, नहीं, वोलेटाइल ही होता है। दूसरी चीज क्या है, उसका पैसा आपके पास लग गया, अब आप अपनी मर्जी से ही उसको स्पेंड करेंगे, आपको कहाँ लगाना है, आप मालिक है उसके। इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड्स में जल्दी इन्वेस्ट करवाते हैं, क्योंकि वो उस पैसे से अपना काम चला सकते हैं। जी। तो दुनिया में आप देखेंगे बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं और उसमें इन्वेस्ट करवाते हैं लोग। लेकिन मेरी तो मानना यह है कि आप कोशिश ये करें, आप उन चीजों में इन्वेस्ट करें जो आपके हाथ में है, जिससे आप बदल सकते हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ईटीएफ तो आपके अपने हाथ में, जब चाहे बेच सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं। ये ऐसे इक्विटी की तरह है, बिल्कुल आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी में सब इक्विटी में ट्रेड करते हैं कि इक्विटी वो आपने आज लिया और 10 दिन बाद 15 दिन बाद। कहने का मतलब यही तो कि हम अपनी गाड़ी के ड्राइवर खुद ही ना बने, हाँ बिल्कुल बने। बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हैं इसमें ऐसा। और ये क्योंकि कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में इक्विटी से बढ़िया है, इक्विटी से सेफेस्ट है, और जो नए नए लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि क्या होता है ना, आप किस तरीके से नए शेयर का चुनाव करते हैं, कैसे आप देखते हैं कि, और फिर देखिए एक चीज ये है, कोई भी कंपनी अर्थ से फर्श पे, फर्श से अर्थ पे कब आ जाए कुछ पता नहीं सकता। कुछ नहीं पता भाई, कौन मान सकता है कि एक भाई की कंपनी टॉप पे है और एक भाई की जीरो पे है, एक दिवालिया है जी, है ना, और जबकि दोनों को वेल्थ इक्वेशन बिल्कुल डिवाइड एक बराबर हुई है ना, और उसके बाद भी ऐसा चल रहा है। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा उसका कि हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है। इसमें क्या है, एक भाई दिवालिया हो गया और एक भाई टॉप पे है ना,
तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस पार्टनर कैसा है जिस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पूछने का मतलब ये है, कुछ कंपनी के बारे में अगर आज रूमर्स आ गए बोले कि कंपनी जो है तो उसका शेयर भाग भी सकता है ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दोनों साइड में जा सकता है। ETF के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ETF तो इंडेक्स के साथ जैसे इंडेक्स बढ़ेगा तो ओवरऑल मार्केट पर बिल्कुल डिपेंड करता है, और ओवरऑल मार्केट कभी भी ना तो रॉकेट बन सकती है ना जो है नीचे जा सकती है। ये तो आप देखिए, अगर 3 दिन मार्केट गिर रहा है तो 4 दिन बढ़ेगा। हाँ, उसके लिए ETF तो 1% के 2% नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा। अभी तो मैंने क्या कहा आपसे, मैं इसीलिए 3 महीने का जो टारगेट लगा के चल रहा हूँ, 6% लगा चल रहा हूँ। अगर आप किसी भी इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो 6% तो आप समझते हैं 1 महीने में ले सकते हैं इजीली। अब मैंने देखा ETF में जो हम एक भी खरीद सकते हैं क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ना ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। ना ऐसा कुछ नहीं है। आप इजीली और बहुत ही कम पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हैं ETF में। ठीक है, तो आप ETF में इन्वेस्ट करें, और ETF देखिए आप कहीं भी इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा हर चीज के बारे में पढ़ें, उसे समझें। किसी के कहने से आंखें मीच के इन्वेस्ट ना करें। जहां भी आप आंखें मीच के इन्वेस्ट करेंगे तो वहां लॉस उठाएंगे। अगर हम लोग कोई चीज बता रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं आपको अवेयरनेस के लिए, कि लोगों को पता नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं कि हम लोग इक्विटी में भी लॉस जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें कभी लॉस ना हो। तो देखिए, लॉस तो आपको किसी में भी हो सकता है। ठीक है, आप इसमें चाह रहे हैं ETF में आज लेके कल बेचेंगे तो इसमें भी लॉस हो सकता है ना। लेकिन क्योंकि हम एक निश्चित टारगेट रखें कि कुछ समय के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, कम से कम 3 महीने इन्वेस्ट करें इसमें। हाँ, ETF जो है आज लेके कल बेचने के लिए तो होता नहीं है, कम से कम 3 महीने का तो टाइम पीरियड। हाँ, कम से कम 3 महीने टाइम पीरियड रखें। और आप, मैं समझता हूँ कि शायद अनएक्सपेक्टेड रिटर्न आप इसमें ले सकते हैं। अच्छा, आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना अच्छा रिटर्न, और बिना देखे आपको, मैं समझता हूँ जितने भी लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो सुबह 9:15 बजे जरूर मोबाइल लेके बैठते होंगे। बैठते 2 बजे आज कहीं पता चला कहीं मेरा अपर सर्किट ना लग जाए, कहीं मेरा लोअर सर्किट ना लग जाए, देखने के लिए हम भी बैठते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोग सुबह, मैंने कोई एक दिन पहले ट्रेड ली, और मैं लास्ट बता दूं, एक बार NRV बेयरिंग का बता दूं, लास्ट मैंने NRV बेयरिंग 3:25 बाई किया था जी। सुबह जब 9:15 बजे मैंने खोला है मार्केट तो उसका अपर सर्किट लगा हुआ था, ये समझो आप। तो एक दिन में मैंने उसको 50,000 रुपए प्रॉफिट भी लिया है ना। तो ये सब चीजें हैं, किस्मत के साथ मिलती हैं धीरे धीरे। अब इसमें फायदा क्या है कि आपने एक तो इन्वेस्ट करा इस उससे कि मुझे बहुत मिनिमम रिटर्न चाहिए जी। अगर आपको उसमें मैक्सिमम मिल जाएगा तो वो अच्छा ही होगा कुछ। हाँ, ETF सिर्फ उन लोगों के लिए बेहतर मानता हूँ जो 5 से 10% का रिटर्न जो एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई चाहे कि मैं जो है 100% का 200% का, तो उनके लिए ETF ना मैंने बताया ना, ये आपको एक मिनिमम रिटर्न बहुत इजीली दे सकता है। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो फिर आपको उस हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा जी कि किस चीज में आपको करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जिसमें कम पैसा लगा के भी हम अच्छा रिटर्न पा लेते हैं, लेकिन उसका रिस्क भी होता है। ETF जो है इनमें सबसे बेहतर जो है मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम में कौन सा ETF है? देखिए, निफ्टी मेरी नजर में तो, मतलब सबका देखो अपना ओपिनियन है, मेरी नजर में तो यह है निफ्टी की सबसे बढ़िया टॉप की 50 कंपनी है उसमें। जैसे हम लोग निफ्टी के इंडेक्स की बात करते हैं तो उस पर लगी होती है, क्योंकि अब सोचिए जो टॉप की कंपनियों से चल रहा है तो वो अच्छा ही होगा। निफ्टी बीच जो है वो ज्यादा बेहतर है, वो बेहतर है मेरी नजर में। तो बाकी तो देखिए सबका अपना अपना ओपिनियन है। कोई बैंक निफ्टी को अच्छा जाता है, कोई सेंसेक्स अच्छा जाता है, किसी को बैंक निफ्टी से प्यार है, किसी को अपना प्यार है, तो अपना अलग अलग जो है। अब जैसे मैं जब ऑप्शन करता हूँ तो मैं बैंक निफ्टी प्रेफर नहीं करता कभी भी, क्योंकि मुझे लगता है बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल है, हर कोई बैंक निफ्टी पे फोकस है। ऑप्शन में जब भी करता हूँ तो मैं या तो मिड कैप निफ्टी में करता हूँ या निफ्टी में करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जिसमें सब लोग हैं उसमें आप ना जाओ जी। हमें एक अपनी अलग ही राह बनानी है, तभी हम लोग मार्केट के विपरीत चल रहे हैं। लोग कहते हैं वॉलेटिलिटी है उसमें करता है ऑप्शन। विपरीत का फायदा यही है ना जी। विपरीत का फायदा यह है कि ऑपरेटर की नजर भी उसी पे होती है, इस पर सारा देश लगा पड़ा है। अच्छा भाई, हमारे अगेंस्ट कौन है? हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं ऑपरेटर के अगेंस्ट। हम एक निश्चित अमाउंट लेके बैठे हैं, ऑपरेटर इतना अमाउंट लेके बैठा है, तो वो चाहेगा कि हम उससे अमाउंट ले लें। वो तो ऑपरेटर की नजर भी किसको होगी? उसी सेगमेंट्स पे होगी जिसपे पूरा देश लगा पड़ा है जी। और पूरा देश किस पे लगा पड़ा है? बैंक निफ्टी पे। तो थोड़ा सा अपने आपको डाइवर्ट करें, हमें थोड़ी सी राह और दिशा बदलने की जरूरत है। काम तो हमारा हो जाएगा उसमें, है ना। ये है, तो इसी के साथ आप ये सोचें कि किस तरीके से आसानी से प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज ये ना, आप जब भी प्रॉफिट की बात सोचें, कोई भी किसी भी ट्रेड में करते हैं तो धीरे धीरे बढ़े। लोगों की उम्मीद क्या होती है ना कि मैं आज पैसा डालूं और कल मुझे अमीर बन जाऊं, डबल हो जाए। हाँ, और मैं बता दूं ना, देखिए जितने भी ट्रेडर्स हैं जो भी इसमें ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में किसी भी सेगमेंट्स में करते हैं, आप कोई भी एक ट्रेडर्स ऐसा मुझे ढूंढ के ला दो जो 6 महीने के अंदर करोड़पति अरबपति हो गया हो।
आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, हम बात आज ईटीएफ की कर रहे हैं, तो ईटीएफ ट्रेडिंग के हिसाब से बेहतर है या जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेहतर है? नहीं, ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों लगभग एक ही जैसी चीज समझिए। आप मैं बताऊं, मैं उसको एक बताना चाहूंगा। आप जो पूछना चाह रहे हैं, अगर आपको वेल्थ बनानी है इन्वेस्टिंग के हिसाब से, तो आप फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, ठीक है ना। उसमें क्या होता है ना, उसका जो रिटर्न है, देखिए कोई भी आप शेयर लेते हैं तो उसका निश्चित रिटर्न है, वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, है ना। इसमें क्या है, आप क्योंकि ये कंपाउंडिंग हो रहा है, भाई आपने कोई शेयर लिया 100 रुपए वाला, वो 200 रुपए तक जाएगा, 300 रुपए हद है उसकी, उसके बाद वो शायद स्प्लिट हो जाए या फिर वो दोबारा से नीचे आ जाए, है ना। म्यूचुअल फंड्स क्या है, क्योंकि उसमें कंपाउंड हो रहा है पैसा सारा, कंपाउंडिंग का एक अलग ही खेल है। नहीं, कंपाउंडिंग तो जो है, हमारा शेयर बढ़ेगा तो उसमें भी कंपाउंडिंग नहीं, उसमें फिर भी उसके मुकाबले काफी आप देखिए बहुत सालों तक शेयर बढ़ेगा, स्प्लिट होगा, तब भी उसको वेल्थ हमारी बढ़ती है, लेकिन वो स्प्लिट होने से उसके रेट भी तो सेम डिवाइडेशन हो जाता है, क्वांटिटी भी तो बढ़ जाती है। हाँ, क्वांटिटी बढ़ जाती है। फिर वो मैंने देखा ना, एक्चुअली क्या है, अच्छी चीज है, खैर कर सकते हैं आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर एक अच्छी वेल्थ के लिए मैं सोचता हूँ म्यूचुअल फंड्स एक बेस्ट रहता है, ठीक है। आप अपने विवेक अनुसार उसमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं और एक अच्छी वेल्थ बना लें। देखिए एसआईपी, जो लोग एसआईपी करते हैं, तो वो जिस म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो वो ये देखें कि आने वाले जो 10 साल 20 साल है, देखिए कोई भी एसआईपी आप करते हैं तो एसआईपी के बारे में ये जरूर सोच के चलें कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आने वाले 10 साल 20 साल के लिए कर रहे हैं। तो हम जिस सेगमेंट्स में कर रहे हैं 10 साल 20 साल बाद उस सेगमेंट का यूज होगा या नहीं होगा। म्यूचुअल फंड की बात चल रही है, तो जो लोग आजकल बता रहे हैं कि जो है रक्षा विभाग डिपार्टमेंट जो है, इसमें आजकल बड़ी तेजी चल रही है, तो क्या 10 साल बाद भी ये तेजी बरकरार रहेगी? डिफेंस का मैं बता दूं आपको, एक डिफेंस ऐसा सेक्टर है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, और मैं समझता हूँ जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी डिफेंस पे उतना ही जोर होगा। कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि 60% का रिटर्न दिया है, कुछ बता रहे हैं 55 का दिया है, कुछ बता रहे हैं 50 का दिया है, तो क्या आने वाले 10 साल में भी इसी तरह का रिटर्न बना रहेगा? देखिए मैं बताऊं आपको, ओवरऑल अगर रिटर्न देखेंगे आप, तो मैं समझता हूँ कि 20% से 30% बीच में रहता है। आपको क्या लगता है आने वाले 10 साल बाद जो है कौन कौन से सेक्टर ज्यादा तेज होंगे? डिफेंस का रहेगा। डिफेंस के अलावा डिफेंस ईवी रहेगा, ईवी रहेगा मेरी नजर में, और एनर्जी से रिलेटेड जो भी होगा ना वो बढ़ेगा। देखिए एक मैं बताऊं आपको, अगर आप ये देखें कि आने वाला जो भविष्य है वो क्या होगा, वो सब एआई पे या ऑटोमेशन पे सब डिपेंडेंट है, तो उनसे जुड़े हुए जो भी सेक्टर होंगे उनको प्रॉफिट होगा जी, है ना। और डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हर देश की जरूरत है, मतलब मैं समझता हूँ कि हर देश, छोटे छोटा देश भी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना। तो समझ लो कि डिफेंस में पैसा आएंगे तो आपको ग्रो होना ही होना है उसका। तो इसमें आप लगाएं, एक बहुत एकदम मतलब सेफेस्ट है। डिफेंस तो आपके मीस के लगा सकते हैं आप, मैं समझता हूँ कि मैंने भी डिफेंस में लगभग 2 एसआईपी डिफेंस में कर रखी है जी, और बहुत अच्छा रिटर्न आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो एक मेरी डिफेंस की जो है लगभग 45% से ऊपर रिटर्न दे रही है। हाँ, देखने में ये है कि पहले नंबर पर डिफेंस है, दूसरे नंबर पर जो है हेल्थ केयर सेक्टर जो है, हेल्थ केयर भी देखिए वो बढ़ेगा ही, हेल्थ केयर सेक्टर भी कभी कम नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए आप ये देखें ग्लोबल की हर दिन एक नई बीमारी आ रही है, हर दिन एक नई डिसीज। मैं इन्वेंट ही कहूंगा, क्योंकि लोग ये समझ लें कि इन्वेंट ही कर रहे हैं उसका। जैसे पहले लोग इन्वेंट करते थे अच्छी अच्छी चीजों का कि किसी के निस्तारण के लिए, अब इन्वेंट करते हैं कि निस्तारण को खत्म करने के। पहले जो इन्वेंशन होता था वो इलाज करता था, आज इन्वेंशन जो बीमारी का होता है। अब तो मतलब बनाई जा रही है बीमारियां, इसलिए आप ये देखेंगे ना कि एक बीमारी नहीं आने से कितना सर्कुलेट होता है पैसा, उसकी वजह से कौन कौन से सेक्टर उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ग्लोबली आप देखेंगे WHO है ना, WHO कितना फंड रेज करता है इसके लिए, ठीक है, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको, कितना फंड इसमें चलता है, कहाँ का मेडिसिन, कौन कौन से इक्विपमेंट्स में इन्वॉल्व है। हेल्थ केयर सेक्टर जो जैसे हमारा तुम्हारा देश है इंडिया है, इसमें तो ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इतना अच्छा नहीं है। जो विकसित देश है उनमें तो पहले से ही अच्छी चीजें हैं, तो क्या उनमें भी जो है हेल्थ केयर सेक्टर इतने ही ग्रो करेगा जितना अपने ग्रो करेगा? देखिए मैं बताऊं, जिन देशों की पॉपुलेशन ज्यादा है उन देशों में अपना नंबर दूसरा है ना, चाइना के बाद। चाइना हमसे करीबन करीबन 10 साल आगे है लगभग, तो वो अपने आप को डेवलप कर चुका है हिसाब से। जितना भी हेल्थ केयर सेक्टर है आप ये देखेंगे ना कि वो पहले से ही जो चीजें हम यहाँ करने की सोच रहे हैं पहले से वो हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि वहां भी जो कंपनियां वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही होंगी, या वो वहां पर ग्रो नहीं, उनकी कंपनी हमारे इन्वेस्ट कर रही है ना।
ग्रोथ भाई रेट कम हो उनकी गई। आप अगर किसी भी देश की कंपनी देखेंगे, जी जी। मैं समझता हूँ पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा उपभोक्ता कोई है तो वो भारत है, हर चीज का। सबसे बड़ा बाजार जो हमारा हिंदुस्तान है। तो वो क्यों है? क्योंकि अभी हम विकासशील है, विकसित नहीं हुए, जी। है ना। तो हर चीज हम लोग यूज कर रहे हैं दूसरे की यूज करी हुई, जो वहां से गुजर चुकी है वो हमारे पास आ रही है। तो हमारे पास जो सेक्टर है सबसे बढ़िया सेक्टर, तो हम बस क्यों एफआई हमारे पास पैसा लगाता है सबसे ज्यादा। आप ये देखिए ना, और भी तो देश है और भी जहां लगा सकते हैं वो लोग, लेकिन नहीं, भारत में क्यों आना चाहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट भारत में क्यों इतना घुसा हुआ है? आप ये देखिए उसके इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने उसके ट्रस्ट चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है। माइक्रोसॉफ्ट की बात आई तो सुनने में आया कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी $3 बिलियन का निवेश करने की घोषणा करी है एआई में। तो क्या आपने यहाँ एआई पे प्रैक्टिकल होंगे या एआई का इस्तेमाल होगा? देखिए दोनों ही चीजें होंगी, है ना, समय के संग दोनों ही चीजें होंगी, क्योंकि अपने यहाँ ये समझिए हम शून्य पे हैं उस रेंज में। तो जहां पे हमारे यहाँ जो शुरुआती नहीं हुई है, तो वो तो बहुत बड़ा फील्ड है, आप कहीं भी शुरुआत कर सकते हैं उसमें, है ना। तो अब ये लोग यही देखते हैं। देखिए हर देश जो होता है, जो भी उसके बिजनेसमैन होते हैं। बिल गेट्स की जो क्या मंशा हो सकती है अपने इन्वेस्टमेंट करने की, जबकि उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे देश हैं, कहीं भी कर सकते थे। हाँ मैं बताऊं उसकी मंशा क्या हो सकती है। उसकी मंशा इस तरह हो सकती है, अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक ईवी का एक एग्जांपल देता हूँ इसके तरीके से, ठीक है। ईवी का एग्जांपल क्या देता हूँ, आप ये देखेंगे कि ईवी के लिए जो भी लिथियम बैटरी की जो जरूरत होती है उसकी 70% खदानें जो है पूरे विश्व की, वो अफ्रीका में। हाँ लिथियम सबसे ज्यादा अफ्रीका से मिलता है। उस पर किसका होल्ड है? इनका ही होगा, अमेरिका वगैरह का नहीं। उस पर चाइना का होल्ड है। उसकी 70% खदान, मतलब जो पूरे विश्व की सप्लाई करें 70%, तो मतलब वहां की जो 100% खदान है उस पर चाइना का 100% नियंत्रण है जी। अब ये सोचिए जो विश्व को 70% सप्लाई करेगा उस पर चाइना का होल्ड है, तो वो किसकी जीत होगी? चाइना की होगी। चाइना की होगी। ऐसे ही अगर कोई भी सेक्टर नया इन्वेंट हो रहा है और कोई भी बिजनेसमैन उस पर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो चाह रहा है कि पहले मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं और मेरा इस पे 100% नियंत्रण हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ना तो ऐसे रिसोर्स है, अपना डाटा सेंटर है, डेवलप किए जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने क्यों आया? हमारे यहाँ उसको एक स्कोप दिख रहा है ना। हमारे यहाँ लेबर सस्ती है इसलिए आया, या हमारे यहाँ का जो डाटा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए जो है वो? नहीं, देखिए दोनों ही चीज है। अब भी क्या है, हमारे पास जिसकी हमें जानकारी भी नहीं है ना, वो अपने आप से मॉडरेट कर सकते हैं उससे, कैसे उसको मॉडिफाई करना है, सब चीजें है। और जिसकी आपको नहीं पता होता, बाहर वाला आके बताता है, तो उसमें आप लोग ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं होता, लोग उसके नियम अनुसार ही कार्य करेंगे। या हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन है उनमें कुछ ढील दी जाती है उन कंपनियों की। आप ये समझे ना, देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट करती है कंपनियां, अगर आप ये देखेंगे नियम कायदे जो देखेंगे आप, अमेरिका या चाइना लगा लो या रूस लगा लो, रसिया, जो भी देश है, इनके मुकाबले हमारे देश में ज्यादा ठीक है। हम लोग ज्यादा उनको प्रोत्साहित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हम लोग उस क्या कहते हैं कि उस कतार में नहीं है कि हम लोग किसी को ना कह सकें। हाँ देखने में आया कि जितने भी ईयू के देश हैं, यूरोपियन यूनियन के या अमेरिकन जो है, उनकी प्राइवेसी की बहुत चिंता रहती है। तो बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं करते। आप चाइना देख लीजिए, चाइना में आप, और चाइना है, जितने भी मतलब ये विकसित देश हैं, इनके लोगों की जो प्राइवेसी टॉप पर रहती है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। आप चाइना को अगर देखेंगे ना, तो चाइना में आप देखिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। जितने भी हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, चाइना में नहीं चलते, उनके अपने हैं सारे। अगर वहां पे किसी की भी एंट्री बाहर से होती है ना, तो उनका हायर सेंटर को पता होती है कि व्यक्ति। चाइना का तो खैर सिस्टम ये लगे, वहां तो कैमरे इतने का, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा फेस कैप्चर करते हैं। तो ये है कि भारत के पास एक अच्छा, मतलब और देशों के पास एक अच्छा मौका होता है इन्वेस्ट करने का भारत के पास, क्योंकि हमारे पास क्या ना कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमें बना बनाया मिल जाए। अभी तक करते थे, खैर अब तो हम लोग काफी आगे निकल गए, कोशिश कर रहे हैं धीरे, हर चीज मैन्युफैक्चरिंग, हर फील्ड में हम लोग जो नहीं थी वो भी कर रहे हैं, और आगे चलकर मतलब 10 साल में हम लोग काफी सक्षम हो जाएंगे। तो अभी क्या है, वो कंपनी हमें, क्योंकि हमारे फंड की भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो फंड भी हम लोगों को चाहिए होता है विदेश से, है ना। जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक आप कैसे ग्रो करेंगे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, इसी के साथ आप लोग इसे देखें, थोड़ा सा इस बारे में पढ़ें, हर चीज देखिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो आप करें इसमें इन्वेस्टमेंट, ETF में करें, और एक बहुत अच्छा रिटर्न इसमें आप पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद संजीव का बहुत बहुत।